हल्की आंच के पराठे। ये तू क्या कर रहा है राजू? इस सब्जी के साथ मिर्च और धनिया तो फ्री में दे। रोज आप एक ही सब्जी लेकर जाती हैं माता जी, और फ्री में बोल बोलकर उसके साथ मिर्च और धनिया तो हमेशा मुफ्त में ले जाती हैं। हाँ तो तेरा इसमें क्या घिस गया? अब 30 रुपए किलो घिया तुझसे ले रही हूँ तो थोड़ा मिर्च और धनिया तो मुफ्त में दे ही सकता है। न जाने 100 कंजूस मरे होंगे तब जाकर ये पैदा हुई होगी। गोमती देवी सब्जी लेकर घर आ गई। सुरभि बहू, ये ले घिये की सब्जी बना देना, और हाँ सूखी मत बनाना, कम हो जाएगी, इसलिए उसमें पानी डालकर उसे रसेदार कर देना। घिये की सब्जी रसेदार? अरे हाँ, बहुत ही बढ़िया बनती है, तुझे क्या पता। और सुन, उस सब्जी वाले से मुफ्त में ये धनिया और मिर्च भी लाई, और थोड़ा कल और परसों भी लाई थी। अब साथ में इसकी चटनी भी बना लियो, कभी सब्जी ना हो तो उसी में खा लेंगे। ऐसा कहकर गोमती देवी हॉल में जाकर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी, और सुरभि किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। हे भगवान, पता नहीं मेरी सास की कंजूसी आखिर कब खत्म होगी। दरअसल गोमती देवी की कंजूसी का असर बाहर के साथ साथ पूरे घर पर भी था। वो अक्सर अपनी बहू से कंजूसी करने की बात कहती। कभी कहती चाय में दूध कम डाल, कभी सब्जी में मसाले कम रख, ज्यादा मसाले इस्तेमाल करेगी तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो कभी रोटियां गिन गिन कर बनवाती। ऐसे उस रोज जब उसने टीवी खोला तो हर चैनल पर एक ही खबर थी। आज की ताजा खबर, गैस की किल्लत के चलते अब गैस सिलेंडर 25 दिन में एक बार जाकर मिलेगा, साथ ही साथ गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने वाली हैं। बस फिर क्या था? ये खबर सुनते ही जैसे उसके होश उड़ गए। अरे राम, लगता है अब तो बर्बादी तय है। पहले ही मर जानी है, ये महंगाई कम नहीं होती, और ऊपर से अब इस गैस सिलेंडर के दाम को भी आग लगने वाली है। वो झट से रसोई में गई जहाँ उसकी बहू गैस की दोनों आंच तेज करके खाना पका रही। अरे अरे, ये क्या घोर पाप कर रही है तू? माँ जी, सब्जी में मसाले तो डालते ही हैं, इसमें कौन सा पाप कर दिया मैंने? अरे मैं इस गैस की बात कर रही हूँ, इतनी तेज क्यों कर रखी है? तूने टीवी में खबर नहीं सुनी? सिलेंडर की किल्लत के चलते अब उसके दाम भी बढ़ने वाले हैं, इसीलिए अब इसका जितना कम से कम इस्तेमाल करेगी उतनी ही इसकी बचत होगी। ऐसा कहकर वो गैस की आंच धीमी करके चली गई। हे भगवान, मेरे व्रत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तूने ऐसी कंजूस मक्खीचूस सास मुझे पकड़ा दी। अब सुरभि जैसे तैसे खाना पकाती है, जिससे उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर अगली सुबह, जल्दी नाश्ता लगा दो सुरभि, मुझे ऑफिस आज थोड़ा जल्दी जाना है। और भाभी, मुझे भी कॉलेज जल्दी पहुंचना है, आज मेरा असाइनमेंट जमा होना है ना, ऊपर से रास्ते में इतना जाम मिलता है वो अलग। हाँ हाँ, आप लोग बस 10 मिनट वेट कीजिए, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर वो किचन में जाती है और गैस पर आंच तेज करके तवा गर्म होने रख देती है। फिर साथ ही साथ पराठे बेलने लग जाती है। लेकिन तभी गोमती देवी मंदिर से आने के बाद पानी पीने के लिए रसोई में आती है तो तेज आंच देखकर फिर गुस्सा हो जाती है। सुरभि, मैंने तुझसे कहा था ना, खाना धीमी आंच पर बनेगा, गैस बचानी है, तो फिर तूने फिर से गैस तेज कर दी। पर माँ जी, इसमें बहुत समय लग जाएगा और यहाँ सबको जल्दी है। अब समय लगे तो लगे, गैस नहीं बर्बाद होगी और ना ही पैसे खर्च होंगे, और मैं तेरी सास हूँ, जैसा कहती हूँ वैसा कर, समझी? सुरभि अब धीमी आंच पर पराठे बनाने लगती है, लेकिन इतनी कम आंच पर खाना बनाते बनाते उसे काफी समय लग जाता है। अरे यार सुरभि कहाँ रह गई? मैंने कहा भी था मुझे देर हो रही है। और मुझे भी भाभी। हे भगवान, यहाँ तो सबको देर हो रही है और माँ जी ने ये अलग रूल पकड़ा दिया। अगर थोड़ी देर और हुई तो ये गुस्से में भूखे पेट ही ऑफिस चले जाएंगे। यही सोचकर सुरभि तवे से पराठे उतार देती है और जल्दी जल्दी उन्हें परोसती है, जिस कारण वो ठीक से पके हुए नहीं थे। ये क्या है सुरभि? ये तो ठीक से पके नहीं है। वो आप लोगों को देर हो रही थी, इसलिए जल्दी बनाने के चक्कर में शायद थोड़े से कच्चे रह गए होंगे। अभी आप एडजस्ट कर लीजिए ना। अच्छा ठीक है भाभी, अभी तो हम खा लेते हैं, वैसे भी भूखे पेट जाने से अच्छा है कुछ तो खाकर जाए। उस रोज वो वही कच्चे पराठे खाकर चले गए, जिससे उनके पेट में दर्द होने लगा और दोनों शाम को पेट पकड़कर बैठ गए। भाभी, आपके कच्चे पराठे खाकर तो मेरा पेट ही दर्द हो गया। हाँ सुरभि, मैं तो खुद सारा दिन ऑफिस में पेट पकड़कर ही बैठा रहा। बहू, तू इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी तक तुझे पराठे बनाने नहीं आए। माँ जी, इसमें मेरी गलती नहीं है। आपने कहा था कम आंच पर पराठे बनाने को, और इन सबको जल्दी थी, तो कम आंच पर अब ठीक से पराठे थोड़ी न सीख पाएंगे। हाँ, तेरी तो आदत हो गई है हर गलती मुझ पर थोपने की, लेकिन गैस बचानी है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। अरे तो माँ, उसके लिए अब क्या हमें अपनी सेहत से खिलवाड़ करना पड़ेगा? और गैस की किल्लत तो न जाने कब तक रहेगी, तब तक क्या हम ऐसे खाना खाएंगे? अगर ऐसा खाना खाएंगे ना तो जल्दी ऊपर चले जाएंगे। चुप कर नालायक, शुभ शुभ बोलो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। फिर अगले दिन गोमती देवी कबाड़ी वाले से एक पुराना स्टोव उठा लाई। अब देख बहू, अब तो गैस भी बचेगी और खाना भी बनेगा।
पर माँ जी ये स्टोव तो बहुत पुराना है। ले, तू तो कोई भी काम शुरू करने से पहले ही हाथ खड़े कर देती है। अरे एक बार कोशिश तो कर। और सुन, साथ में ये मिट्टी का तेल भी लाई हूँ, बड़ा महंगा है ये भी, इसलिए जरा सोच समझ कर इस्तेमाल करना। लेकिन स्टोव आने से तो अब सुरभि की समस्या और भी बढ़ गई, क्योंकि उसे स्टोव जलाने में काफी समय भी लग गया और ऊपर से घर में धुआं धुआं भी भर गया, जिससे सबको खांसी उठने लगी। ये घर है या धुआं घर? पूरे घर में धुआं भर गया है। हाँ माँ जी, इससे तो कितना धुआं हो गया है। रसोई में बैठना भी मुश्किल हो रहा है। अरे अभी नया नया बनाना शुरू किया है ना तूने स्टोव में, इसीलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन 1-2 दिन में इन सब की आदत हो जाएगी सबको। ऐसे कुछ दिन बीत गए, फिर एक दिन, बस अब और नहीं सहा जाता, कुछ करना होगा। लगता है माँ जी को उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। फिर अगली सुबह सुरभि बिल्कुल शांत थी, न कोई शिकायत न कोई बहाना। क्या बात है बहू, रोज तो तू मुझे इस स्टोव की परेशानियां गिनाती रहती थी, लेकिन आज तो बड़ी शांत है। सब ठीक तो है ना? माँ जी, अब मैंने आपकी बात मान ली है, अब मैं भी बचत सीख गई हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो इसी बहाने बहू लाइन पर आ गई। बहू अब जल्दी से चाय बना दे, सुबह सुबह बिना चाय के तो दिन ही शुरू नहीं होता, और आज सबकी छुट्टी भी है तो साथ में बैठकर चाय पियेंगे। लेकिन गोमती देवी ये नहीं जानती थी कि उसकी बहू उसे ही लाइन पर लाने वाली है। कुछ देर बाद सुरभि चाय बनाकर तो ले आई, लेकिन उसमें पत्ती ना के बराबर दूध नाम मात्र चीनी गिरकर 10 दाने ही डाले। उस चाय को देखते ही सबका मुंह बन गया। भाभी, ये चाय है या गर्म पानी? वो क्या है ना, हम बचत कर रहे हैं ना, बचत करना तो जरूरी है। क्यों माँ जी, ये मजाक नहीं है, अब हम सब माँ जी के नियम मानेंगे। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा मैं नहाने जा रही हूँ बहू, तू नाश्ता बनाने की तैयारी कर ले। ऐसा कहकर गोमती देवी बाथरूम में नहाने चली गई और कुछ देर बाद गुस्से में बाहर आई। बहू बहू, ये मेरे बाथरूम से साबुन कहाँ गया और मिट्टी किसने रखी साबुनदानी में? मैंने माँ जी, वो क्या है ना, हम रोज रोज नहाते हैं तो साबुन खर्च होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि छत पर पड़ी गमलों की मिट्टी कब काम आएगी। पहले के जमाने में जब साबुन नहीं होता था तो लोग मिट्टी से रगड़ कर ही तो नहाते थे ना, तो अब क्या बुराई है? ऐसा कहकर वो बाहर चली गई और उसकी सास उसे देखती रह गई। इसके बाद बारी आई नाश्ते की। सुरभि ने सबके लिए आलू के पराठे बनाए, लेकिन ना तो उसमें नमक डाला और ना ही मिर्च। साथ ही उसे स्टोव की धीमी आंच पर पकाने लगी, जिसे पकाने में ही उसने दिन के 12 बजा दिए। ओफो, एक दिन छुट्टी होती है लेकिन उसमें नाश्ता मिलते मिलते सुबह से दिन हो गया। हाँ सुरभि, अब तो ऐसा करो, दिन का खाना रहने देना, क्योंकि यही अब दोनों वक्त का खाना हो गया ना। अब माँ जी ने कहा है धीमी आंच पर पकाने को, ऊपर से कच्चे भी नहीं छोड़ सकती, नहीं तो आप लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा, इसीलिए समय लग गया। और ये बात आपने सही कही, सुबह और दिन का खाना एक ही बार खाओ, इससे गैस भी बचेगी, स्टोव का तेल भी खर्च नहीं होगा और तो और राशन भी बचेगा। फिर दिन के वक्त जब सब रेस्ट करने कमरे में गए तो सुरभि ने घर की लाइट बंद कर दी। अरे ये पंखा क्यों बंद हो गया? एक तो वैसे इतनी गर्मी है। सूरज जरा देख तो लाइट गई क्या? अरे नहीं माँ जी, ये लाइट तो मैंने बंद की है, इससे बिजली बचेगी और बिल कम आएगा। इन सब से परेशान होकर गोमती देवी ने कहा, मेरी माँ आखिर तू चाहती क्या है? यही कि आप भी अपनी कंजूसी की आदत छोड़ दें, नहीं तो रोज ऐसी जिंदगी जीने के लिए तैयार रहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीने बहू, मुझे समझ आ गया कि तू मुझे क्या समझाना चाहती थी। अब से मैं ये अपनी कंजूसी की आदत बदल दूंगी। ये सुनकर सुरभि, सूरज और अमीशा मुस्कुरा पड़े और उस दिन के बाद गोमती देवी ने अपनी ये कंजूसी की आदत छोड़ दी, जिससे अब सुरभि को भी आराम था। कभी कभी जरूरत से ज्यादा कंजूसी भी नुकसान करती है। घर चलाने में संतुलन सबसे जरूरी है और कभी कभी सबक सिखाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। रिया, जल्दी मेरा सामान पैक करा दो, मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। ओफो राज, तुमसे एक बैग तक पैक नहीं हुआ और मैंने तुम्हारी सारी तैयारी कर दी खाने पीने की। अरे यार रिया, क्यों गुस्सा कर रही हो? इतने दिन में तो आया था और अब जा रहा हूँ, कम से कम अब तो प्यार से बात कर लो यार मुझसे। इसीलिए तो गुस्सा आ रहा है कि आप जा रहे हैं। आप यहीं कहीं पास में कोई नौकरी देख लो ना राज, चाहे कम इनकम हो, कम से कम हम साथ तो रहेंगे। हम लोगों को ऐसे दूर दूर तो नहीं रहना पड़ेगा। अरे यार रिया, तुम भी ना बच्चों वाली बात करती हो यार। तुम्हारे लिए ही तो जा रहा हूँ, ताकि हम लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। और वैसे भी मैं महीने में तो एक बार आ ही जाता हूँ तुमसे मिलने के लिए, फिर क्यों चिंता कर रही हो? जानते हो, 1 महीना भी 1 साल जैसा लगता है। तुमको पता भी ऐसे कैसे कटा है दिन मेरा। अरे बाबा, अब जाने भी दोगी या ऐसी बातें करती रहोगी? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ट्रेन ही मिस हो जाए। अच्छा ठीक है, तो जाइए,
लेकिन जल्दी लौट कर आने की कोशिश करना। और हाँ रिया, माँ बाबूजी का ऐसे ही ध्यान रखना जैसे रखते आई हो, किसी चीज की कमी ना हो उनको। अरे बाबा, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। और उसके बाद राज दिल्ली के लिए निकल जाता है। राज दिल्ली में एक कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर था। उसके माता पिता चंडीगढ़ में रहते थे। उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी, जिस वजह से राज उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहता था और इसीलिए उसने अपनी पत्नी रिया को उनके पास छोड़ा हुआ था। रिया और राज की मुलाकात दिल्ली में ही हुई थी। रिया दिल्ली की रहने वाली थी, जो थोड़ी मॉडल टाइप की थी। शादी के बाद वो अपने ससुराल चंडीगढ़ आ गई। अब वो अपने सास ससुर के साथ वहीं रहती थी। राज महीने में एक चक्कर लगा जाता था। एक रोज, बहू चाय ले आ, चाय का समय हो रहा है। माँ जी ला रही हूँ चाय। थोड़ी देर बाद रिया चाय ले आती है। दोनों चाय पीते हैं तो अरे विमला, बहू ने चाय में मिठाई नहीं डाला है? फीकी लग रही है चाय पीने में। और न नाश्ते में कुछ लेकर आई वो आज? अरे बहुत काम होते हैं घर में, भूल गई होगी, मैं ही ले आती हूँ। थोड़ी देर बाद दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। फिर खाने के लिए विमला रिया को आवाज लगाती है, बहू बहू कहाँ हो, जरा खाना तो लगा दो। रिया अपने कमरे में आराम से लेटी रहती है और अपनी सास की आवाज जानबूझकर नहीं सुनती और कानों पर तकिया लगाकर लेट जाती है। पर विमला की बार बार आवाज लगाने से रिया तंग आ जाती है। फिर उठकर झुंझलाहट में उनको खाना देकर आती है। लीजिए, लगा दिया खाना, खा लो अब, लेकिन मेरी जान मत खाओ। बहू कहाँ थी, मैं बहुत देर से आवाज लगा रही थी। माँ जी जब आवाज नहीं आई थी तो खुद ही ले लेती, इतना गला फाड़ने की क्या जरूरत थी। सो रही थी मैं, कम से कम थोड़ी देर चैन से तो आराम करने दीजिए। बहू मुझे नहीं पता था कि तुम आराम कर रही हो, नहीं तो मैं खुद ही ले लेती। बहू तुम खाना खाकर सो जाओ, अब बर्तन मैं धो लूंगी। नहीं, बता दो कुछ और भी चाहिए तो, फिर बाद में टेंटे मत करना। ये कहकर रिया अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही थोड़ा समय गुजर जाता है। फिर एक दिन रिया डिनर बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और मोबाइल देखने लगती है। कुछ देर बाद, विमला बहू को खाना लगाने को तो बोल दो, मुझे अपनी दवाइयाँ भी तो लेनी है। 9 बज गए हैं, अभी तक बहू खाना नहीं लेकर आई है। जी अभी बोलती हूँ बहू को। विमला बहू को नीचे से आवाज लगाती है, पर रिया आज एक नहीं सुनती और हेडफोन लगाकर अपने रूम में फोन पर गाने सुन रही होती है। फिर थक हार कर विमला को खुद ही ऊपर जाना पड़ता है खाना लाने के लिए। लगता है बहू सो गई है, मैं ही धीरे धीरे जाकर लाती हूँ खाना। और फिर जैसे जैसे विमला ऊपर जाकर देखती है तो रिया हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है और खुद खाना खा रही थी। ये देख उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन विमला कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाना लेकर ऊपर से आने लगती है। लेकिन अचानक उसके हाथ कांपने लगते हैं और हाथों से खाने की प्लेट गिर जाती है। साथ ही बूढ़ी विमला का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। आ बचाओ! अरे अरे विमला गिर गई। अरे बहू बहू जल्दी नीचे आओ, विमला गिर गई। पर जब तक रिया नीचे आती है बहुत देर हो चुकी थी। विमला की मौत हो जाती है, जिससे अब रमेश अकेला रह जाता है। और धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन राज दिल्ली से अपने घर चंडीगढ़ आए। रिया खाना लगा दो बाबूजी, और मुझे जल्दी से बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ राज, बस खाना रेडी है, आप फ्रेश होकर आइए, इतने में लगाती हूँ। राज ऊपर से आ जाता है और रिया टेबल पर खाना लगा देती है। अरे बाबूजी लीजिए ना, थोड़ी दाल और लीजिए, आपके लिए बनाई थी, आपको इसे पचाने में आसानी होगी। नहीं, इच्छा नहीं है। बाबूजी लीजिए ना, रिया कितने प्यार से आपको खाना खिला रही है, ले लीजिए ना थोड़ी दाल और। रिया के कहने से रमेश मन ही मन सोचता है, राज के सामने बहू समय पर खाना परोसती है और ऐसे ये खाना डालकर भी नहीं देती। काश उस दिन ये विमला की आवाज सुन लेती तो आज मेरी विमला भी जिंदा होती। राज बाबूजी को कमरे में ले जाता है और उनके पैरों की मालिश करता है। फिर बाबूजी सो जाते हैं। बाद में राज भी अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह राज के दिल्ली जाने का समय हो जाता है। रिया अब मैं चलता हूँ, जल्दी आऊंगा, लेकिन तुम बाबूजी का ध्यान रखना। माँ तो रही नहीं, बस अब मेरा सहारा बाबूजी है। अरे राज, आप क्यों फिक्र करते हो? बाबूजी ने आपसे कभी ये बोला कि मैं उनकी सेवा नहीं करती आपके जाने के बाद? नहीं रिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि उनका ध्यान रखना, किसी चीज की कमी ना हो, और डॉक्टर के यहाँ टाइम से ले जाया करना। अरे राज बेटा, क्यों बहू पर गुस्सा हो रहे हो? अरे बहू ध्यान रखती है मेरा, तो फिक्र मत कर। राज दिल्ली चला जाता है और फिर रिया बाबूजी का 2-3 दिन तो अच्छे से ध्यान रखती है और फिर अपने पहले वाले रंग में आ जाती है। और फिर एक दिन रमेश रिया को खाना लाने के लिए बोलता है। बहू खाना लगा दो। ऐसे ही तो वो बुढ़िया चली गई आवाज मारते मारते, एक दिन ये भी चला जाएगा। और ये कहकर फोन में लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आवाज आने लगती है, इस बूढ़ी ने तो खून पी कर रखा है मेरा, चिल्लाने देती हूँ,
कब तक चिल्लाएगा आज, मैं भी देखती हूँ इसको। और ऐसा कहकर फोन में लग जाती है। फिर रमेश धीरे धीरे कदम रखकर ऊपर आ जाता है और रसोई से खुद खाना निकालने लगता है और उसके हाथ कांपते रहते हैं और सारा खाना नीचे गिर जाता है, जिस कारण रिया अंदर से चिल्लाती हुई आती है। ये सब क्या है बाबूजी, सारी रसोई गंदी कर दी, कौन साफ करेगा इसको? आपकी धर्मपत्नी तो भगवान को प्यारी हो गई, खाना भी ठीक से नहीं निकालना आता, पूरे दिन सर में दर्द करके रखा हुआ होता है मेरा। बहू मैंने आवाज लगाई थी तुमको पर तुमने नहीं सुनी, क्या करता खुद लेने ऊपर आ गया। कैसा समय आ गया है, बचपन में तो माँ रखती थी खाना, फिर शादी के बाद पत्नी करती थी, और अब जब बहू का नंबर आया तो बुढ़ापे में लाचार होकर खुद को ही परोसना पड़ रहा है खाना। हाँ नहीं सुनी आपकी बात तो क्या कर लोगे? अपने बेटे राज से मेरी शिकायत करोगे? जाओ कर देना, राज भरोसा भी नहीं करेगा तुम पर, क्योंकि राज को पता ही नहीं मैं कैसी हूँ। इस बात से अनजान रिया की ये सब बातें नीचे खड़ा होकर राज सुन रहा था। वो गुस्से में ऊपर आया। रिया बहुत हो गया, अब तुम्हारा खेल खत्म, आज मुझे भी पता चल गया कि तुम कैसी हो। रिया राज को देखकर हक्की बक्की हो जाती है और रिया के फेस का रंग ही उड़ जाता है और रिया डर जाती है। उसकी असलियत राज के सामने आ जाती है। राज तुम यहाँ, तुम तो दिल्ली गए थे ना? और राज ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। गया था मैं दिल्ली, पर मुझे बाबूजी ने फोन करके सब कुछ बता दिया था, जो तुमने माँ के साथ किया और अब बाबूजी के साथ कर रही थी। मेरी बात तो सुनो राज, मैं ऐसी नहीं हूँ। सुनो तो राज, पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, फिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बस करो रिया, मैंने खुद तुम्हारे मुंह से तुम्हारी सच्चाई सुनी है। तुम्हारी वजह से मेरी माँ आज इस दुनिया में नहीं रही, इसकी सजा तो तुमको जरूर मिलेगी। राज ऐसे मत करो, मुझे माफ कर दो राज, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। राज पुलिस बुला लेता है और रिया को अपने माँ बाबूजी के ऊपर अत्याचार करने के जुर्म में अंदर करवा देता है। रिया को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसको 2 साल के लिए जेल में बंद कर देती है और कुछ दिन बाद राज अपने पिता को अपने साथ दिल्ली ले जाता है। बाबूजी आप मेरे साथ दिल्ली चलो, और आप यहाँ अकेले नहीं रहोगे, मैं आपको अब अपने साथ ही रखूंगा। फिर राज रमेश को अपने साथ दिल्ली ले जाता है और कुछ टाइम तक खुद अपने पिता की सेवा करता है। और थोड़े दिन बाद प्रिया नाम की लड़की उसके पड़ोस में ही रहती थी। वो अक्सर राज के ऑफिस जाने पर उसके घर आकर उसके बाबूजी का खूब ख्याल रखती, साथ ही उसके घर को भी अच्छे से साफ करके रखती। रमेश को प्रिया पसंद आ गई और उसने राज को उससे शादी करने के लिए मना लिया। प्रिया पारंपरिक और संस्कारी लड़की है राज, वो इस घर के लिए एकदम सही है। मेरी मानो तो जिंदगी में आगे बढ़ो और उससे शादी कर लो। राज ने प्रिया से शादी कर ली और कुछ समय बाद उन्हें एक प्यारी सी बेटी होती है, जिससे अब उनका परिवार पूरा होता है और सब लोग साथ में खुशी खुशी रहने लगे।